करनाल में और बड़ी समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या है। डेयरी नियंत्रण पे डेयरियों को बाहर जाना था, वो अभी तक नहीं गई है। करण ताल का रखरखाव दे रही है। राजा करण के नाम पे एक ही चीज़ है, उसकी जो गंदगी है वहाँ आप अंदर घुस नहीं सकते हैं। आज भी वहाँ पे ठीक है, रिपेयर उपवर पर करा देते हैं, लिपापोती होती है। क्या हम उसको एक राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट प्लेस नहीं बना सकते? राजा करण जो 40 क्विंटल या 40 मन यहाँ पे सोना दान करते थे, उनके नाम पे कोई संस्था भी और नहीं है। उसके अलावा गरीब लोगों के लिए सस्ते घर नहीं यहाँ पे मिलते हैं। आज आप करनाल शहर में घर नहीं बना सकते, सारी उम्र की सेविंग को जोड़ लीजिए। बाहर से आने वाले छात्र और परीक्षार्थी यहाँ बहुत आते हैं, वो बेचारे रात को रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, धर्मशालाएं हैं तो वहाँ चार्जेस ज़्यादा है। उनके लिए सरकारी तौर पे कोई व्यवस्था हो कि वो बच्चे रात को अच्छी नींद लेकर सुबह एग्ज़ाम देवे। मैं देखता हूँ पार्कों के अंदर सोए होते हैं बेचारे। और उसके अलावा जो डिपो के अनाज वितरण प्रणाली है, इसमें तो जो इतना ही ज़्यादा चोर बाजारी हो रही है कि आम जनता को शायद वो चीज़ें मुहैया नहीं हो रही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे सरकारों के टाइम में होती थी। इसको सुदृढ़ कैसे किया जाए, इस पर भी सबको बुला के बात करें। नमस्कार, मेरा नाम है सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़ और आज हम खास बातचीत करेंगे ललित अरोड़ा जी से, जो कि करनाल के जिला करनाल से जो है प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस कमेटी करनाल से, और बहुत सारी चीज़ें आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है हम उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वोट्स न्यूज़ पे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, एम होते हैं काफ़ी लोगों के कि हमें ना मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है, समाज के लिए बदलाव करना है, तो आपने किस चीज़ को रखकर राजनीति में कदम रखा? अब देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे। और मैं राजनीति में कैसे आया, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं 2020 में बैंक से रिटायर हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में मैं था, और वहाँ की जो ऑल इंडिया पीएनबी ऑफिसर एसोसिएशन मेजोरिटी एसोसिएशन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा। और हरियाणा में भी जितने भी बैंक ऑफिसर्स हैं, उनकी एक संगठन है AIBOC, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, उसकी हरियाणा इकाई का मैं महासचिव भी रहा। तो मेरा बैंकिंग और ट्रेड यूनियन में रुचि थी, तो मैं इसलिए वहाँ काम करता रहा। रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि मुझे कोई सामाजिक कार्य करने चाहिए अपने समाज के लिए, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस राष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया, और अब ये रिपेमेंट का टाइम है, पे बैक करने का टाइम है। तो राजनीति से बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता था। कुछ तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, दूसरा जिन दिनों में हम बैंक से रिटायर होने वाले थे, उन दिनों में जो वर्तमान सरकार है इसकी कुछ कारगुजारियाँ मुझे व्यक्तिगत रूप से सही नहीं लगती थी। तो मुझे लगा कि इस मौके पे क्यों ना फिर हम अपनी पुरानी पार्टी जिसने देश का निर्माण किया, देश को इस स्थिति तक लेके आए कि आज हम अग्रणी भूमिका में हैं बहुत सी चीज़ों में, जबकि शुरू में तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। वो आगे इंटरव्यू के दौरान मैं बताऊंगा, हाईलाइट करना चाहूँगा। तो देश को संविधान दिया, देश को पंचवर्षीय योजनाएं दी, देश को औद्योगिक क्रांति की तरफ अग्रसर किया, दुग्ध क्रांति आई, जो है हम आत्मनिर्भर हुए, बहुत सी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट खड़े किए, डैम्स बने, IIT बनी, कॉलेजेस बने, एम्स बने। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के सरकार में बनी हैं। कोई भारत 2014 में आज़ाद नहीं हुआ है, तो उस वजह से भी मैं कांग्रेस में आया। जी, अभी करनाल की हम बात कर रहे हैं। करनाल में काफ़ी सारे मुद्दे गर्म हैं, काफ़ी सारी जनता परेशान है। अगर फैमिली ID को लेकर बात की जाए, राशन कार्ड को लेकर बात की जाए, तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, गरीब से गरीब तबके के लोग आज परेशान हैं। तो करनाल में ऐसा कुछ पहले आपने कभी देखा, कभी आपकी राजनीति के दौरान, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि रही है आपके परिवार की, आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो आपने कभी देखा था कि ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डिजिटलाइजेशन को जो है हरियाणा में भी हम ही लाए, और देश में भी इसके सूत्रधार थे हमारे राजीव गांधी जी। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। अभी भी जो पुस्तकें पढ़ी हैं वो मेरे पास ज़्यादातर उनके दर्शन से संबंधित हैं। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लाइफ इजी हो जाए, व्यक्ति को अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। लेकिन इनके जो पोर्टल सिस्टम जारी, चाहे फसल बीमा का हो, चाहे इसका फैमिली ID का हो, या और भी बहुत से पोर्टल हैं, उनको इतना क्लिष्ट बना दिया है कि आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। दूसरा, उन पे इनका शायद एक्सपर्टाइज की कोई कमी रही है, या उसको सही से ये कोऑर्डिनेटर नहीं कर पाए हैं, जिससे आम जनता परेशान ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि लोगों को कुछ सुविधा मिले। लोग परेशान बहुत, और हर जगह इसकी आलोचना हो रही है। तो या तो इसमें आमूल चूक परिवर्तन करके इसको नए सिरे से बनाए इन पोर्टल्स को,
जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, ना कि एक टेक्निकल टीम को तो समझ में आ जाए लेकिन आम आदमी उसको ना कर पाए, आपके सरल केंद्र वाले कुछ ना कर पाए। इतनी त्रुटियां अगर आ गई हैं तो ये फेलर ही कहा जाएगा। तो इसकी बजाय तो फिर हमारा मैनुअल सिस्टम ठीक था, अगर हमें रोज ही लाइनें में लगना है। और आप देखिए कुछ जगह सरकारें घर जाकर में चीज़ों को कई तरह के प्रमाण पत्र है, कई तरह की सुविधाएं घर में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पोर्टल में लाइनों में लग के हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये त्रुटिपूर्ण है। जी। और किसानों की बात अभी आपने बीच में की है, किसानों के लिए काफ़ी बड़े बड़े पोर्टल्स बना दिए गए हैं जो काफ़ी बिजी रहते हैं, बंद रहते हैं। अभी किसानों की बात लीजिए, धान की जो खरीद है वो नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों से किसान परेशान है, मॉइस्चर की समस्या बताई जा रही है, ना चेक किया जा रहा है, जो रेट है MSP भी उनको नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए 12 दिन बाद तो इन्होंने परचेजिंग शुरू करी, अब बल्क बाइंग कौन करेगा? मिलर्स करेंगे। अब उनको 400 रुपये कम आप रेट दे रहे हो, MSP आपने निर्धारित नहीं किया, तो किसान के तो ये फसल से ही तो उसकी सारी उम्मीदें अगले 4 महीने 6 महीने टिके हैं। वो उसकी तो यही इनकम है, इससे ही होने वाली है। अपने प्रोड्यूस को, अपने उपज को बेच के जो अगर वही 400 रुपये क्विंटल कम मिल रहा है या 300 रुपये क्विंटल कम मिल रहा है, या हरासमेंट हो रही है, वो लाइनों में या 2-2 3 दिन से वहाँ पड़े हुए हैं, और उसकी दिहाड़ी भी ख़राब होती है, और जो है मंडी के अंदर में हरासमेंट कितनी है, उसका किस रेट पे मिलेगी उसको पता ही नहीं, और जो रेट मिलता है उसमें भी काट छाट और तोल में भी दिक्कत आती है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है, इस पर दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी और भी दल सब मिलके एक सर्वदलीय व्यवस्था में बैठकर बात की जाए कि हम इसको सुधार कैसे सकते हैं, ना कि ये एक दूसरे की कमियां निकालें। आज ज़रूरत है किसान को बेनिफिट कैसे देना है, उसको कैसे लाभ पहुंचे, ये नहीं कि टांग खिंचाई हो। अब ये उसको MSP नहीं देते हैं, और किसानों के जो फार्म बिल वापस किए थे उसमें सबसे बड़ा मसला ये था, और आज तक उसका हल नहीं किया गया है। ये भी इस सरकार का एक बहुत बड़ा फेलर है। आप देखिए हमारी अभी भी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, भारत गाँवों में बसता है। तो गाँवों में क्या है, खेती या उससे जुड़े रोजगार है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो किसान ठेके पे खेती करता है या खुद खेती करता है, उसको फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, MSP के बिना उनको नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के कई नेता हमने देखे हैं जो करनाल को भ्रष्टाचार का हब बोलते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि यहाँ अभी तो 3 IAS ही हरियाणा में अरेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे भाजपा के शासनकाल में मुख्यमंत्री का ये गृह क्षेत्र माना जाता है। वहाँ पे तहसीलदार और बड़े बड़े अफसर, DTP, छोटे स्तर पर भी, जब करप्शन में इतने पैसे पकड़े जा रहे हैं, लाखों रुपए यहाँ से चोरी हो जाते हैं, तो करप्शन का गढ़ क्यों नहीं कहेंगे? आप मुझे खुद, आप तो पत्रकार हैं और आप लोग तो एक स्तंभ है हमारी जो प्रजातंत्रीय प्रणाली का। आप खुद ही देख रहे हैं जब आप कवरेज करते हैं कि कोई ऐसा विभाग तो बताएं जहाँ करप्शन नहीं है। ये करप्शन का गढ़ इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और नियंत्रण कोई नहीं है। अभी तो तहसीलदार यहाँ पे 3-3 4-4 लगा दिए, पार्ट टाइम तहसीलदार लगा दिए। सबसे बड़ा तो वहीं पे ही हमें उस पर आक्षेप है कि वहाँ से ईमानदारी शुरू होती है। फिर और बहुत से विभाग हैं जहाँ पे ठीक है आप फ्लाइंग स्क्वाड से 1-2 लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन समूल नाश के लिए कम से कम मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राथमिकता हो और बाकी क्षेत्रों में भी आप काम करें। लेकिन करप्शन की जो अब नए DGP भी लगाए गए, लेकिन क्या करप्शन रुक गई है? करप्शन को रोकने के लिए सख्ती बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और आम आदमी का, जनता का विश्वास सरकार में तब होता है जब वो बिना पैसे दिए उसके काम हो। लाइन में भी लग लेगा, वो 3 घंटे खड़ा भी हो जाएगा, लेकिन उसको धक्के ना खाने पड़े, 1 सिंगल विंडो सर्विस हो, और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो के काम लेट होता है तो क्यों होता है? क्योंकि लेट के ही पैसे लेते हैं ना। ट्रांसपेरेंसी जहाँ है वहाँ देरी नहीं होती है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे देरी नहीं होगी, तुरंत काम हो जाएगा। यहाँ पारदर्शिता नहीं है इनके काम में, और उसी चीज़ के पैसे लिए जाते हैं। अभी आपने अपना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, काफ़ी बड़े बड़े कामों में भी और राजनीति में भी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई एक चीज़ आपको लगी हो कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको हम ठीक करेंगे अगर हमारी सरकार आती है, या कुछ भी आपको ऐसा लगता हो? देखिए सबसे बड़ी बात तो डेटरेंट क्या होता है, यानी किसी काम को रोकने के लिए जो है सबसे बड़ी तो दंड विधान के अंदर में दंड सख्त हो, कार्रवाई त्वरित हो। ये नहीं कि कार्रवाई 6-6 महीने साल निपट जाए और बाद में उसका जो साक्ष्य भी मिट जाता है। करनाल में और बड़ी समस्याएं हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या है। डेयरी नियंत्रण पे डेयरियों को बाहर जाना था, वो अभी तक नहीं गई है। करण ताल का रखरखाव दे रही है, राजा करण के नाम पे एक ही चीज़ है, उसकी जो गंदगी है वहाँ आप अंदर घुस नहीं सकते हैं। आज भी वहाँ पे
ठीक है रिपेयर रिपोर्ट पर करा देते हैं, लीपापोती होती है। क्या हम उसको एक राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट प्लेस नहीं बना सकते? राजा करण जो 40 क्विंटल या 40 मन यहाँ पे सोना दान करते थे, उनके नाम पे कोई संस्था भी और नहीं है। उसके अलावा गरीब लोगों के लिए सस्ते घर नहीं यहाँ पे मिलते हैं। आज आप करनाल शहर में घर नहीं बना सकते, सारी उम्र की सेविंग को जोड़ लीजिए। बाहर से आने वाले छात्र और परीक्षार्थी यहाँ बहुत आते हैं, वो बेचारे रात को रहने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, धर्मशालाएं हैं तो वहाँ चार्जेस ज़्यादा है। उनके लिए सरकारी तौर पे कोई व्यवस्था हो कि वो बच्चे रात को अच्छी नींद लेकर सुबह एग्ज़ाम देवे। मैं देखता हूँ पार्कों के अंदर सोए होते हैं बेचारे। और उसके अलावा जो डिपो के अनाज वितरण प्रणाली है, इसमें तो जो इतना ही ज़्यादा चोर बाजारी हो रही है कि आम जनता को शायद वो चीज़ें मुहैया नहीं हो रही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे सरकारों के टाइम में होती थी। इसको सुदृढ़ कैसे किया जाए, इस पर भी सबको बुला के बात करें। डिपो होल्डर अगर मनमानी करते रहेंगे, अनाज लोगों तक नहीं पहुंचेगा और ज़रूरत का सामान, पहली बात तो उनके पास सप्लाई कम आती है, दूसरा फिर जब वो आती है तो टाइमली लोगों को क्या मिल रही है, जितने बेनिफिशियरी हैं क्या उनका कोई सर्वे किया जाता है, या उनके लिए कोई सिंगल विंडो है कि अगर वहाँ पे कि आज डिपो को सरकार से ये चीज़ें इन्होंने देनी है, वहाँ बाहर नोटिस लगा हुआ है, उसको पढ़ के वो बंदा निर्णय ले सकता है कि इस रेट पे ये चीज़ मिल रही है या फ्री में मिल रही है। वो सारी चीज़ें सामने लिखी होनी चाहिए। और अगर वहाँ नहीं मिलते तो किस पर शिकायत करें? कभी तेल नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता खाने का। अच्छा, फिर शहर का कचरा प्रबंधक तो बहुत बुरा हाल है। मुगल कनाल देख लीजिए, ये बुढ़ा खेड़ा से पानी निकासी के लिए सारे शहर का पानी इस तरफ जाता था या मुगल कनाल में जाता था। यहाँ पे सेक्टर 8 बन गया, उसके बाद ये जो सेक्टर बने हैं साइडों में, बुढ़ा खेड़ा की तरफ ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, सब बंद कर दिया इन्होंने निर्माण करके। माल रोड के साथ एनडीआरए के साथ एक रोड जा रही है, उसको सही उपयोग करें तो माल रोड के एरिया में बहुत बढ़िया ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। रेलवे रोड पे ट्रैफिक को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जहाँ पे पानी की टंकी है पुरानी सब्जी मंडी में, वहाँ पे भी मल्टी पार्किंग हो सकती है। जो आपका नेत्रपाल रावल का हॉस्पिटल है, वहाँ उसके पीछे 2 एकड़ जगह पड़ी है, उसको मुख्य सड़क से जोड़ दें तो जो हॉस्पिटल एरिया है, जहाँ दिन में 15 से 20 हज़ार लोग हर समय रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, वहाँ गाड़ियाँ एक जगह पार्क हो जाए ताकि लोग आराम से सुबह से जा सकें। नौकरियों में 75% से अधिक तो बाहर के लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, उसमें करनाल वालों को भी नुकसान हुआ है। करनाल स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हब बन सकता है, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम क्यों नहीं बन सकते, टेनिस का, बॉक्सिंग का, जहाँ इंडिविजुअल गेम को मिले, रेसलिंग का। अब मल्टी डिसिप्लिन गेम्स हो सकती हैं। डॉक्टर जेनरिक दवाई नहीं लिखते, दवाई लिखेंगे तो वो केमिस्ट्री पढ़ सकता है। कितनी महंगी दवाइयाँ, यहाँ इलाज कितना महंगा हो गया है, क्या सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे सकती? तो मेडिकल कॉलेज है, सरकारी डिस्पेंसरी है, क्या किसी को दवाई फ्री मिलती है? अगर 1000 पेशेंट में 10 लोगों को ये दवाई फ्री देते भी हों तो वो कोई एहसान नहीं करता, लेकिन 10 लोगों से क्या गरीब लोगों का भला कैसे होगा? जेनरिक दवाई लिखें और दवा उपलब्ध हो वैसे तो अस्पताल से, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर और मंगलसैन भवन जैसे भवनों को इन्होंने किराए पे उठाना शुरू कर दिया है, वो भी बैंक्वेट हॉल के रेट लेते हैं। क्या हम ऐसी और सुविधाएं और लाइब्रेरी की व्यवस्था करें ताकि बच्चे खेल के साथ साथ अपने कंपटीशन की तैयारियां करें? कंपटीशन की ट्रेनिंग के लिए भी सुनते बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है। गरीब बच्चों को कंपटीशन में भाग लेने के लिए ज़रूर आगे बढ़ाने के लिए कोई इस तरह की कोचिंग क्लासेस फ्री में करी जाएं, क्यों नहीं की जा सकती हैं? अच्छा, जितने भी कॉलेज करनाल में, ये मेरा व्यक्तिगत एक सुझाव है कि इनको शहर की परिधि के बाहर जगह दें तो ये जो कंजेशन है ये कम हो जाएगी और अच्छे कैंपस वहाँ बन सकते हैं। ये कमर्शियल रेट पे जगहों को इनके वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ही और भी मेरे बहुत से सुझाव हैं, लेकिन आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताता रहूँगा। शहर की सड़कें 3 महीने में क्यों टूट जाती हैं? क्या कमीशन ख़त्म हो जाता है इस पीरियड में, फिर नए कमीशन की तैयारी है, या ये गुणवत्ता ठीक नहीं है, या तीसरा है कि बरसाती पानी या उसका सीवरेज की व्यवस्था लचर है और सड़क पहले बनती है, सीवरेज बाद में बनता है। कम से कम अब सड़कें बन गई हैं, उनको रिपेयर का तो करें। 3-4 महीने में हर सड़क टूटी हुई है, इतने खड्डे हैं, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये समझ नहीं आता है। युवाओं की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी बहुत ही बड़े लेवल पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कई लोगों को जो है डीसी रेट पर लगा लिया जाता है, फिर उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उनको हटा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? क्योंकि बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ नौकरियाँ देने की बात कही गई थी हरियाणा सरकार। वो तो 2 करोड़ नौकरियाँ तो मोदी जी का नारा ही रह गया 15 लाख की तरह।
सवाल ये है कि सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं तो ये वादे नहीं करने चाहिए थे। अब सरकार ने एक बीच में रास्ता निकाला, हर जगह एडोकिज्म कर दिया, टीचर भी एडोक लगेंगे, डीसी रेट पे लेबर का काम करवाएंगे या डीसी रेट पे दफ्तरों में भी लोग भर्ती करेंगे जिसमें टेक्नीशियंस भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, और बिजली बोर्ड में भी बहुत सी वैकेंसियाँ हैं होती हैं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता और ये रिक्तियाँ ये भर नहीं रहे हैं, खासकर जो रिजर्व कैटेगरी की SC ST की रिक्तियाँ उनको नहीं भर रहे। चलिए आप DC रेट भी लगाते हैं, आप 3 महीने 4 महीने से रोज़गार दे देंगे तो जो व्यक्ति जिसको रोज़गार मिला है, उस लड़की, उस बच्चे या बच्ची को, वो उसको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की आदत पड़ जाएगी। तो अब वो अगले 5वें महीने अब उनको निकाल देते हैं, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। ये हायर एंड फायर की नीति जो है ना कि आज लगा लिया और कल हटा दिया, इसमें कोई बहुत बड़ा लोचा है। या तो ये इसमें कुछ 2 नंबर का काम होता होगा, क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति को लगाया है, अगर आप 90 दिन के बाद ब्रेक देना चाहते हैं या 189 डेज़ का कोई ऐसी लेबर्स की क्लासेस भी हैं, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, 1 दिन के गैप के बाद दोबारा लगा दीजिए। ये क्या हो रहा है कि हर विभाग में 2-3 महीने काम कराते हैं, निकाल देते हैं, 4 महीने कराते हैं, 6 महीने लगते सारे सिफारिशी हैं, जबकि लगने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो इस पे हमें बिल्कुल आपत्ति है कि सरकार इसको पारदर्शी करे, कि इस पे नियम बना दिए जाएं कि इन लोगों को किस तरह से रोज़गार मिलेगा और ये कितने साल में कितने दिन की गारंटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एडोकिज्म रखें, हर जगह एडोकिज्म नहीं चलता। लोगों को ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक कहा कि एक यूनिट को परिवार कहते हैं, वह पति पत्नी और 2 बच्चे। अब उनकी रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 बुनियादी आवश्यकताएं अगर सरकार नहीं दे सकती और अपनी एम्प्लॉयमेंट में जिनको देती है उनकी तो 5 आवश्यकताएं पूरी हों, आप 3 महीने रोजगार देंगे, 3 महीने खाली रखेंगे, तो उन परिवारों की स्थिति तो और दयनीय होती जाएगी। आज 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देते हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा वाले हुए ना, अदरवाइज कोविड खत्म हो गया है, इसका मतलब रोजगार नहीं है तभी दे रहे हो ना। रोजगार होता, लोगों के पास परचेजिंग पावर होती तो वो सामान खरीद सकते थे। आप उनको मुफ्त राशन के नाम पे कहते हो हम दे रहे हैं और इसका बड़ा बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हो, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड एरिया है। अगर मुफ्त राशन की है तो इसका मतलब रोजगार नहीं है 80 करोड़ लोगों के पास, या वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, या वो गेनफुली इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि अपने आप को सस्टेन कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो फिर ये DC रेट से हमारी बात शुरू हुई थी। DC रेट वाले बच्चों को एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए कि आपको कब तक लिया जा रहा है, और ये ताकि उनको पहले पता हो, ये नहीं कि हाँ भी कल से आ जाना और उसके बाद पता कि अगले 10 दिन बाद बोल दें नहीं आना या 3 महीने बाद नहीं आना। इससे लोगों का मनोबल भी टूटता है, गरीब लोगों की जो उनका मान सम्मान भी खत्म होता है, क्योंकि वो बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे। ये बेरोजगार कार्यालय खुले हुए हैं, उनका सदुपयोग भी नहीं हो रहा है, उनके माध्यम से सही लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिले। अब लास्ट में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है, कांग्रेस पार्टी आती है, तो वो किस तरीके के सुधार कर सकती है या क्या कुछ जनता को देने वाली? देखिए, हमारे यहाँ अभी लोग आलोचना तो करते हैं, हम जातीय जनगणना पे जोर दे रहे हैं। जातीय जनगणना से हमें 2 चीज़ें पता लगेंगी, किस जाति में कितने लोग गरीब हैं और उनके पास में उनका जीवन यापन का स्तर कैसा है और उनकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने डिपेंडेंट हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। हम सबसे पहले तो जो SC STs के लोग हैं या OBC के लोग हैं, इनको मकान के लिए 100 गज के प्लॉट देंगे ताकि उनके सिर पे छत हो, वो अपने घर में रूखा सूखा खा ले लेकिन छत तो चाहिए। तो और उसको मकान बनाने के लिए ऋण व्यवस्था, चाहे वो बिना ब्याज के हो या जैसे भी हो, उसकी व्यवस्था की जाएगी। नंबर 2, जो रोजगार उन्मुख, ये नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी तो यहाँ इंडस्ट्री लग सकती है। करनाल की ज़मीन भी अच्छी है, आबोहवा भी, क्या कारण है कि कोई बड़ी हैवी इंडस्ट्री नहीं है? आप देखिए कितनी योजनाएं यहाँ से बाहर चली गई, अभी एयरपोर्ट भी यहाँ पे नहीं बना है। यहाँ का जो एरिया है अम्बाला से लेके करनाल तक, इसको IT हब में डेवलप करेंगे तो एंसिलरी यूनिट हो जाएंगी। करनाल में दवा के 15-20 अच्छे यूनिट हैं, अगर यहाँ सरकारी क्षेत्र का एक उद्योग लगा दिया जाए तो आपस में कंपटीशन होगा और जॉब्स मिलेंगे। लेकिन आप लोकल लोगों को, लोकल बच्चों को जो आपकी योग्यता के आधार पर ठीक हो, वो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर में जा रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं। अगर यहाँ रोजगार हो, ये तो हो गए स्किल्ड वालों को, जो सेमी स्किल्ड हैं या जिनके पास कोई नहीं है, वो लेबर का काम करते हैं, उनके लिए भी अगर यहाँ अच्छे उद्योग, बड़े भारी उद्योग आए
जैसे आपके टाटा वगैरह या अच्छी कंपनियां हैं और बहुत सी हज़ारों कंपनियां हैं जो अच्छे पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो यहाँ पे उद्योग लगाएं और सरकार अपने रेल को कोच फैक्ट्री लगा जाए, 50,000 लोगों को मिल जाएगा। तो ये करनाल एरिया औद्योगिक रूप से प्राइवेटली जो कर रहा है, सरकारी क्षेत्र में या बहुत बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए एक सिंगल विंडो करके यहाँ पे जो औद्योगिक एरिया है इसको बड़ा करके करनाल को किया जा सकता है। और एयरपोर्ट अम्बाला बन रहा है, करनाल बंदा अच्छा था, चलो अम्बाला बन रहा है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो कनेक्टिविटी जब अम्बाला से हो जाएगी तो हम इस इलाके में, कि अम्बाला से आगे तो फिर पंचकूला कालका का एरिया है, उसकी बजाय करनाल साइड में शामगढ़ तक आईटी पार्क्स डेवलप की जाए, ताकि लोग गुड़गांवा और उससे एक तो उन पे बर्डन कम हो जाए और दूसरा जो है जो नोएडा है, हम उनका एक विकल्प प्रस्तुत करें। ये मेरा मानना है। रोजगार के लिए तो जब तक बड़ा उद्योग नहीं आएगा रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा, बैंकों में भी ये विचारणीय है कि बैंकों में लोन लेने जाओ तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। मेरे टाइम में हमने बहुत कोशिश करी और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन आप देखिए कि करनाल की आबादी जो 2011 में थी वो 18 या 15 लाख कितनी थी, शहर की आबादी 3 लाख थी। आज शहर की आबादी 6 लाख के करीब हो गई है और हमारे डिस्ट्रिक्ट की आबादी भी 23 से 25 लाख के करीब हो गई है। अब इतने बड़े लोगों में से 50,000 लोग यहाँ पे रोज़ काम के लिए बाहर करनाल में आते हैं और जिनमें से 40 से 45% लोगों को रोज़गार मिलता है। अब राजमिस्त्री और लेबर के में हमारे पास बिहार की लेबर है, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी लेबर अभी बेरोजगार है, फसल काटने के लिए बाहर से लेबर आती है। कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा जो लोकल युवा है वो अपने कार्य करे, कार्य धंधे करे, या उनको लेबर मिले या उनको दुकान खोलने के लिए। शहर में ऑटो चल रहे हैं, ऑटो का एक अच्छा रोजगार का काम मिला, ठीक है, लेकिन इसमें फाइल चार्जेस बहुत है, लोन बहुत महंगा है। क्या हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट नहीं दे सकते, जिससे शहर की आंतरिक यातायात सुधर जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयों के लिए आप जो बेरोजगार केमिस्ट हैं उनको रोजगार दीजिए। उनको रोजगार देने से क्या होगा, उनको दुकानें बना के दीजिए, जेनेरिक दवाई बेचें। ड्रग कंट्रोलर यहाँ पे बैठते हैं, उनके अंडर में ये 40, 50, 100 दुकानें खुल सकती हैं। 2-2, 3-3 केमिस्ट एक दुकान पे एडजस्ट हो सकता है। इसी तरह से हर क्षेत्र में ये किया जा सकता है। अब आपका बस स्टैंड शहर से बाहर चला गया है, इस एरिया को एक कमर्शियल उसमें करके बेरोजगार लोगों को कियोस्क दिए जाए और यहाँ पे मार्केट डेवलप की जाए, चाहे वो रेडीमेड की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे टॉयज़ की हो। कुछ ऐसी मार्केट यहाँ पे बने ताकि लोगों के पास रोजगार हो। रोजगार के बिना परिवार में नहीं मतलब शांतिपूर्वक नहीं, वो क्राइम की तरफ जाएंगे बच्चे। बेरोजगार लोग क्या करेंगे फिर? वो कमीज सिंड्रोम है, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों है? फिर वो कहता है अगले के पास कार है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है, फिर वो छीना झपटी होएगी ना। वो स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में करनाल ज़िले में कितने रोजगार दे सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दें। बाहरी लोगों को रिक्रूट ना किया जाए या उनको कम किया जाए, हम यहाँ के लोकल बेरोजगारों को प्रोत्साहन दें, क्योंकि उनको उनकी कॉस्टिंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ कम होएगी बाहर के लोगों से। नंबर 1। नंबर 2, अगर उनमें योग्यता है तो वो बाहर ना जाए, यहाँ काम करें। ये मेरा कहना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से मेरे यानी सोनम के साथ वोट्स न्यूज़ पे अभी हमने खास बातचीत की है ललित अरोड़ा जी से, जिन्होंने आपने विचार जो है आप तक पहुंचाए हैं और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमने पूछने की कोशिश की है उनके सही जवाब जो है आप तक पहुंचाए हैं। फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनके विचारों से आप कितना सहमत है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें और इस खबर को जो है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनके विचार जो है सभी तक पहुँच पाएँ और सभी को पता चल सके। मैं हूँ सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।